हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएस सीएलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 32 यानी 32वां प्रैक्टिस सेट है। आप जानते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर प्राप्त होता है और जिसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के सामान्य अध्ययन के जीएस के प्रश्नों का कलेक्शन है। और ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो जीएस सीएलटी ग्रेड 2018 परीक्षा हुई थी उसी के पैटर्न पर तैयार किया गया और इसमें सारे विषय शामिल हैं मैथ्स को छोड़ करके। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सब लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस मैंने रखा है, एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। आप जानते हैं कि 3 दिन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और 3 दिन जो है टॉपिक वाइज मैटर तैयार कराता हूँ और जितना 6 दिन पढ़ाया जाता है उसको संडे को हम उन्हीं टॉपिक में से आपका टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट आपके पेड ग्रुप में होता है जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी होती है। और आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, एग्जाम बिल्कुल डिसाइड हो चुका है, एग्जाम के लिए ज़्यादा समय है नहीं। तो आप जो है टू द पॉइंट अगर पढ़ाई करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जीएस बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है किसकी? आपको बताना है चावल की, गेहूं की, गोभी की, मिर्च की। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है गेहूं की। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिमगिरी जो है गेहूं की एक संकर रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। ठीक है, तो हिमगिरी गेहूं की एक संकर रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। यह जो है अधिक ऊंचाई वाले बारानी पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में बुआई के लिए जो है अनुमोदित प्रजाति है। ठीक है, यह जल्दी पकने वाली प्रजाति है जिसमें 110 से 120 दिन के अंदर अंदर फसल पूरी तैयार हो जाती है। यह भूरे एवं पीले रतुआ रोग के लिए प्रतिरोधक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। 4 विकल्प है, इनमें बताना सही कौन सा है। सही है आपका सी, ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और ध्यान से समझिएगा भैया, फ्लाई ऐश जो है ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं। ठीक है, इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें आर्सेनिक और बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व की सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे जो है पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार जो है ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है कि जिससे कि लोगों की पहुंच थोड़ा दूर रहे। इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही वनारोपण को भी इसी वजह से बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना कि हरित ग्रीन गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, मतलब नहीं है इनमें से। तो इसमें जो सही विकल्प है आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और आर्गन। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है आर्गन। ठीक है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस यानी हरित गृह गैस हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? आपको बताना है। पहला विकल्प है केशिका क्रिया जिसे केशिकत्व भी कहते हैं, तेल की शैनता, तेल का उत्क्षेप और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है पहला केशिका क्रिया यानी केशिकत्व क्रिया। ठीक है, बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चलने का कारण जो है केशिका क्रिया या केशिकत्व होता है। ठीक है, तेल के पृष्ठ तनाव के कारण यह क्रिया संपन्न हो पाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी घटना है? आपको बताना प्रकीर्णन है और व्यतिकरण है, विक्षेपण है, विवर्तन है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। सही विकल्प है भैया 2 यानी व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है। किसके वजह से? व्यतिकरण की वजह से। ठीक भैया, साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन और इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें श्वेत प्रकाश के कुछ रंग की तरंगे बुलबुले के पृष्ठ पर परावर्तित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। ठीक है भैया,
अन्य तरंगे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। प्रकाश के वे रंग जिनकी तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं और वो लुप्त हो जाते हैं, बाकी शेष रंग दिखाई देते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। वानस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो आपको बताना है जस्ता, प्लेटिनम, निकेल और लौह। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है निकेल। ठीक है, किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है निकेल का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पत तेलों में से संयोग करता है। ठीक है, यानी योजन करता है। इससे वनस्पत तेल वनस्पत घी में बदल जाता है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है। पहला विकल्प थाइमस, दूसरा यकृत, तीसरा थायराइड, चौथा पैनक्रियाज। ठीक है भैया, तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अवटु ग्रंथि। ठीक है, और जिसे जो है थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? पहला है चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा हैजा, चौथा तपेदिक। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसका जो विकल्प है भैया वो सी सही है। कौन? हैजा। ठीक है, हैजा जो है विब्रियो कोलेरे नामक जीवाणु के कारण, किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरे नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जल जनित रोग है। यह जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त के कारण जो है शरीर का सारा जल जो है निकल जाता है। इससे कारण बहुत प्यास लगती है। ठीक है, कब? जिसको हैजा का रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। चार विकल्प है। जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, अबुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये जो विकल्प है सही राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में इन्हीं को जो है कंप्यूटर लाने का श्रेय दिया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत? पहला है उद्देश्य, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा उत्पादकता नियोजन, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया उपर्युक्त सभी। चारों जो है इसमें जो तीनों चीज़ बताई गई, उद्देश्य, व्यक्ति और उत्पादकता नियोजन, सब तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प 4 सही हो जाता है। ध्यान से समझिएगा भैया, कृषि वित्त जो है ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित वित्त व्यवस्था है। ठीक है, यह जो है आपूर्ति, थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित विभाग है। और किसानों की जो ऋण आवश्यकताओं को कुछ उसका पैमाना बनाया गया है, उसके आधार पर, जैसे समय के आधार पर लघु अवधि ऋण, ठीक है, मध्यम अवधि, दीर्घ अवधि, ठीक इस तरीके से दिया जाता है। और उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पादक आवश्यकता, खपत की आवश्यकता, अनुत्पादक आवश्यकता, ठीक है, ये सब होते हैं। इन्हीं आधार पर ऋण को दिया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। पहला विकल्प है उपकर, दूसरा विदेशी सहायता, तीसरा है बाजार से ऋण उगाही, चौथा है संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो इसका जो सही विकल्प भैया है वो है उपकर, यानी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर। उपकर का मतलब क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। उपकर का मतलब ये होता है, यानी एक मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो सेस होता है, ठीक है, यानी कर पर कर, यानी टैक्स पर टैक्स, ठीक है। तो एक ऐसा अतिरिक्त कर जो किसी विशेष उद्देश्य जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी विशेष कल्याणकारी योजना को वित्त पोषित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो आप प्रत्येक वर्ष जो है विभिन्न करों जैसे आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क पर जो है सेस लगा करके इससे जो है कुछ धन निकाला जाता है, जिसको जो है इस धन का मुख्य उद्देश्य होता है आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए धन का आवंटन उपकर से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है वन, यातायात, ऊर्जा और खनिज। तो यहाँ पर आपको बताना है प्राकृतिक संसाधनों में कौन शामिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है समझ में ही आ रहा है,
यातायात प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, ये मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति का उपहार होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, हवा ये मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कुछ संसाधन जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन आसानी से नहीं मिलते हैं। वन, ऊर्जा, खनिज ये प्राकृतिक संसाधन में शामिल है, लेकिन यातायात जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार जो है किसानों तक उसके जोत के आकार का संज्ञान न लेते हुए कब किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें फरवरी 2018, जून 2018 और जून 2019, दिसंबर 2020। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया जून 2019। कब, कौन विकल्प सही है? जून 2019, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत जो है फरवरी 2019 के आसपास में हुई थी। शुरुआत में केवल लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन 1 जून 2019 से इसे सभी किसानों पर लागू कर दिया गया। इसमें 2000 रुपये पर प्रति तिमाही मतलब 4 महीने में आपको मिलता है, यानी साल भर का 6000 रुपये आपको दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक किसान को। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया? पहला विकल्प है ताइकनोकी, दूसरा है जॉन चेरी, तीसरा है गुंटर ब्लोसल और चौथा है एंड्रिया रिनाल्डो, ठीक है। इसका जो सही विकल्प है वो है गुंटर ब्लोसल, ठीक है। तो ये आपका सी विकल्प सही है। आप जानते हैं एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी गुंटर ब्लोसल को प्रदान किया गया, ठीक है। इसका कारण क्या था कि बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में अग्रणी कार्य किया था, ठीक है। जल का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। किसको? स्टॉकहोम वाटर प्राइज को क्या कहा जाता है? जो है इसको जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान SIWI द्वारा रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? पहला विकल्प है अनुशासन, दूसरा है शांति पर्व, तीसरा है भीम पर्व, चौथा है द्रोण पर्व। इसमें आप देखें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2 बार, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो ये जो है सही विकल्प है भीष्म पर्व, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार, इसलिए इसको भी तैयार रहिए आप लोग। भागवत गीता महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। और युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश है, ठीक है। इसमें 18 अध्याय और 700 छंद है। प्रथम जो है अगर हम बात करें इसका अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विकिंस जो कि 1765 ईस्वी लंदन में किया था, ठीक है। और इसमें जो है ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग का अद्भुत समन्वय है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है गुजरात में, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात यानी गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था, ठीक है। इसकी प्रसिद्धि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक एकदम चरम पर थी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार 7वीं सदी में गुणमत और स्थिर मत जैसे विद्वान यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। तो ध्यान से समझिएगा भैया, वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कश्मीर के शासक जैन उल अबदीन का वास्तविक नाम क्या था? किसका नाम? जैन उल अबदीन, ठीक है। अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया, यहाँ पर देखो इतनी बार क्वेश्चन पूछा, इसका जो सही विकल्प है वो है शाही खां। क्या है? शाही खां इसका सही विकल्प है। जैनुल अब्दीन जो है जो 1420 से 1470 तक, ठीक है। ये जो है वास्तविक नाम इसका क्या था? शाही खां था। क्या नाम था? शाही खां था। जनता इसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी, ठीक है। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मूल्य नियंत्रण के कारण इसे जो है कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनता ने किसे बुढ़ शाह की उपाधि दी, तो आपको क्या कहना है? शाही खां, ठीक है। और जैन उल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? शाही खां। कश्मीर का अलाउद्दीन किसे कहा जाता है? शाही खां। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने जो है जोन राज में राज तरंगड़ी और महाभारत का फारसी अनुवाद कराया, ठीक है। बूलर झील में जैना लंका द्वीप का निर्माण कराया। किस द्वीप का? जैना लंका द्वीप का निर्माण कराया था, ठीक। शिकायतनामा
नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना भी किया। कश्मीर में गो हत्या पर प्रतिबंध किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। आमेर के राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? पहला है बिहारी लाल, दूसरा चंद्रभान, तीसरा ईश्वर सेन नागर, चौथा है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है ए यानी बिहारी लाल। ठीक, महाकवि बिहारी आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, जन्म इनका ग्वालियर और 1595 में हुआ था और हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवियों में इनका स्थान है। ठीक है, श्रृंगार सप्त सलिका के ये रचयिता हैं। ठीक है, आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल साहब थे, जिनको जो है क्या बोला जाता है, गागर में सागर भरने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो एम जी रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी के गोखले और बी जी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपको जो सही विकल्प है आपको बताना। सही विकल्प है सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे और इसकी स्थापना 1905 में कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और कहाँ पर? पूना में हुआ था। उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। ठीक है, भारतीय जनता के हितों को संवैधानिक ढंग से प्रोत्साहित इन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था? तो आपको बताना है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन, इंडियन ओपिनियन। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है इंडियन ओपिनियन। ध्यान से समझिएगा, गांधी जी 1891 में कब? 1891 में बैरिस्टरी पास कर राजकोट और बम्बई में वकालत करने लगे थे और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, वहाँ गोरे शासकों की रंगभेदी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन वहाँ भी किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और जेल चले गए। यहीं उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसी दौरान उन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन भी किया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो अभी तक अगर आपने वीडियोज़ को लाइक ना किया हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत किया करें भाई। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करें। इसमें जो सही आंसर है वो है श्री बी.एन. राव। ठीक है, संविधान सभा का परामर्शदाता किसे कहा जाता है? श्री बी.एन. राव को संविधान का परामर्शदाता कहा जाता है। सभा के वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है अनुच्छेद 51। ध्यान से समझिएगा, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य जो है क्या करेगा, कुछ बिंदु बताए गए हैं। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। कौन? राज्य। ठीक है, और राज्य आगे क्या करेगा? राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखेगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करेगा और वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करेगा। ठीक है, और राज्य क्या करेगा? राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास भी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य के द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। ठीक है, इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश जो है जिसमें जो है द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद, द्विसदनात्मक का मतलब जहाँ पर 2 सदन, जैसे जो है आप विधान सभा बोलते हैं और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो जो है अब जो है 6 राज्य से जहाँ पर विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है
2006 में, 7 में, 2008 में, 2011 में। आपको बताना है क्या सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी। कब? 2008 में। ठीक है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु केंद्र सरकार ने 2008 में यह नियम पारित किया। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृत कर दिया गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में सुनहरी यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपको बताना है किससे संबंधित है। ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पर्यटक विकास से, बागवानी से। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी। किससे? बागवानी से। यानी बागवानी से ज़्यादा गोल्डन कोई नहीं हो सकता। ठीक है। भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध, जिसे गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसे बागवानी कृषि से है। ठीक है। अन्य जैसे क्रांति है, जैसे हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनाडा के प्रियरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? आप बताएं यहाँ पर। अल्बर्टा, सास्केचुआन और मैनीटोबा और ओंटारियो। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी, यानी ओंटारियो। ओंटारियो जो है प्रेयरी प्रांत का हिस्सा नहीं है। प्रेयरी क्षेत्र के प्रमुख प्रांत हैं, मुख्य अल्बर्टा है। ठीक है। सास्केचुआन है, मैनीटोबा है, ब्रिटिश कोलंबिया है और उसका कुछ हिस्सा है। ठीक है। प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्ण घास भूमि कहा जाता है और अमेरिका और यह कनाडा में फैला हुआ है और विश्व प्रसिद्ध गेहूं का यहाँ पर उत्पादन भी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। सही है यहाँ पर स्थान है और इसका उद्योग है कि कौन सा उद्योग कहाँ है। क्वीनलैंड लोहा एवं इस्पात उत्पाद से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात करें डेट्रायट जो कि मोटर गाड़ी से संबंधित है। मेसाबीरेंज कोयला से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद फिलाडेल्फिया पोत निर्माण से। तो ये आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी मेसाबीरेंज जो है कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है बल्कि लौह अयस्क का क्षेत्र है। ठीक है। कोयला क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ध्यान से समझिएगा भैया, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर पहला विकल्प है आलू, दूसरा गाजर, तीसरा शकरकंद, चौथा चुकंदर। तो इसमें जो सही विकल्प है आलू। आलू क्या है? जड़ नहीं है। ठीक है। बल्कि आलू क्या है? तना है। प्याज, अदरक भी तना है। ठीक है। गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम आदि जड़ों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो आलू जमीन के अंदर उपजता है परंतु यह तना है। ठीक है। फूले हुए तनों पर कली होती है जिससे नया पौधा बनता है और जड़ों में कलियां नहीं होती, इसलिए आलू जो क्या है? जड़ है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। कौन सा अभिलेख है जिसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया? तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है, आपको बताना, तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी कौन? द्वितीय मुख्य शिलालेख। कौन सा विकल्प सही है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अशोक ने अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पहला बिंदु लिखा है इन्होंने, मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों। अब दूसरे बिंदु में लिखा दक्षिण में क्रमशः चोल, पांडव, सतीयपुत्र, केरल पुत्र जिन्हें चेर कहा जाता है और ताम्रपर्ण जिन्हें श्रीलंका, तथा उनके पड़ोसी राज्यों में। ठीक है। इसका मेंशन इन्होंने किस में किया? द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया। और एक पॉइंट और इन्होंने मेंशन किया है, दो प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया। एक पहला है मानव चिकित्सा और जो है पशु चिकित्सा। अगर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत राज्यों का नामोल्लेख दूसरे शिलालेख में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं कि टिक लगाते हैं, जितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। यहाँ पर राजवंश है, यहाँ पर राजकीय प्रतीक है। पहला विकल्प है परमार। तो परमार में जो है परमार का प्रतीक राजकीय क्या था? गरुड़। मलय केतु का वराह, चंदेल का राजलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार का भगवती। तो इसमें जो सही विकल्प है आप यानी सही सुमेलित नहीं है वो क्या है? परमार का गरुड़। ठीक है। ध्यान से समझिएगा भैया, परमारों का राजकीय प्रतीक सूर्य देव का चिन्ह था, ना कि गरुड़। हालांकि आप बहुत जगहों पर गरुड़ भी बताया गया है।
ठीक है। लेकिन अब आयोग ने इसको सही माना तो मैंने इसलिए आप लोगों को सूर्य देव का चिन्ह जो है इस पर मेंशन किया। और कई जगहों पर आपको गरुड़ भी मिलेगा, कई जगहों पर आपको सूर्य देव का चिन्ह भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो बाकी और है, मलय केतु में वराह है, ठीक है, चंदेल में राजलक्ष्मी है, गुर्जर प्रतिहार में भगवती है। इस तरीके से आपका विकल्प गलत कौन सा है, ए, यानी यही विकल्प आपका सही हो जाता है। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तक आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्लेलिस्ट बन गई हैं सारी, आप प्लेलिस्ट से जो वीडियोज अभी तक आपने ना देखे उनको जरूर देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।